कैंसिल की जाए कि वो हुकूमत के खिलाफ बात करती हैं और रियासती इदारों के खिलाफ बात करती हैं। अगर किसी और इदारे को तकलीफ है, कानून मौजूद है, वो भी कार्रवाई कर सकते हैं। नैब की हकीकत आज अयां हो चुकी है। शरीफ लंदन में बैठता है, इदारों को और मेरे वजीर आजम को नामों से बदनाम करता है और कहता है कि मेरी बेटी को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। कोई ऐसी वीडियो मैंने नहीं देखी, अगर आपके पास है तो नशर कर दें। खुदा न खास्ता मरियम नवाज को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। जो लोग इसमें मुलव्वस हुए उसको कटहरे में लाएगी। ये शुरा था जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ में मारा और पीपल्स पार्टी ने ये छुरा मारा मौलाना फजलुर रहमान के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब डिनर खा रहे हैं, लंच खा रहे हैं और पीटीआई वाले तो उनकी जीत पर धमाल डाल रहे हैं और पीडीएम के जख्मों पे नमक डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया कि हम कल के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ अदालत जाएंगे और पीडीएम का सरबराही इजलास भी हो रहा है। यकीनन सख्त रद्द-ए-अमल आने की तवक्को है। मरियम नवाज शरीफ भी 15 मार्च को हाई कोर्ट ने बुलाया है क्योंकि नैब ने उनकी जमानत की मनसूखी के लिए पिटीशन दायर कर रखी है। ये मार्च का महीना है और मार्च के महीने में भारत और बांग्लादेश अपने बाहमी ताल्लुकात की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। हमारे मुल्क में सेनेट का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान की जमहूरियत ने एक आईनी कदम आगे बढ़ाया। बेहतर तो ये था कि सेनेट इलेक्शन के बाद हम भी मुत्तहद होते और हम भी एक कौम एक मंजिल के ख्वाब की तरफ और आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ लगता है कि तलखियाँ बढ़ रही हैं। हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। 23 मार्च के तनाजुर में भी मैं ज़रूर बात करूँगा आज, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये दिन भी अहम है। बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, तारफ़ करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया है सरदार नबील गबोल साहब ने, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, नामवर कानूनदान हैं। और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। सरदार साहब, चूंकि आपके उम्मीदवार कल हारे चेयरमैन सेनेट के लिए, आज सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हमने कोई धांधली नहीं की, बल्कि पहले नून लीग ने छुरा मारा पीपल्स पार्टी को, फिर पीपल्स पार्टी ने जेयूआई को छुरा मारा, इस वजह से इनके उम्मीदवार हार गए। पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि इस दफ़ा हम ये नहीं कहेंगे कि हमें जो है खलाई मखलूक ने हरवाया। बिल्कुल ये गलत होगा अगर हम इस तरह कहें। दूसरी बात, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमें पीटीआई ने हरवाया। तीसरी बात, हम ये मानेंगे ज़रूर कि हमने अपने आप को खुद हरवाया। और मैं समझता हूँ कि अगर ये 7 वोट मुस्तरद नहीं होते तो 1 वोट से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत चुके हैं और अभी भी मेरी नज़र में जीते हुए हैं। अब बात यह है कि देखिए, हमारे जो कानूनदान है और ख़ासकर तारड़ साहब इधर बैठे हैं, ये मंडे को जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर अपील करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने खुद 10 दफ़ा वोट दिया है और मुझे पता है कि वोट कौमी असम्बली के अंदर कि वोट का जो बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप कहीं भी वोट का स्टैंप लगा सकते हो। ये कहना कि नाम के ऊपर स्टैंप लगाया तो ये रिजेक्टेड है। मैं समझता हूँ कि कल सबसे पहले हमारे अपने लोगों की कमज़ोरी में कहूँगा, हमारे अपने लोगों ने पहले ही शोर मचा देना चाहिए था कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक गवर्नमेंट का एलआई को बनाया गया, जो कि गवर्नमेंट का एक पार्ट था, जीडीए का हिस्सा था, और उन्होंने जो है ना पीटीआई से दुश्मनी के गुस्सा, जो सिंध में उनकी सीट उन्होंने हारी है, सदरुद्दीन शाह की जो सीट हारी है, उसका नजला जो है वो हम पे कल उतारा मुजफ्फर हुसैन शाह की सूरत में। रिजेक्टेड वोट सवाल ही पैदा नहीं होता है। इधर जो ऑन एयर जो इधर इंप्रेशन था, आज मुख्तलिफ लोग भी कहते रहे, चैनल ने भी चलाया, किसी ने कहा कि जी ये पीपल्स पार्टी की अपनी क़यादत ने कहा था 7 सेनेटर्स को कि आप नाम पे ठप्पा लगाएं। एक और साहब कह रहे थे कि जी ये पीडीएम के अपने लोगों ने जानबूझकर उनकी क़यादत ने कहा था ठप्पा लगाएं। तो फिर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को क्यों इल्ज़ाम दिया जाए?
देखिए, मुझे ये नहीं पता है कि ये तो आपको वो सेनेटर बताएंगे जो कल मुझे भी ये सेनेटर बता रहे थे जो मुस्लिम लीग नून के थे कि उनको कहा था कि नाम के ऊपर ठप्पा लगा है। लीडरशिप ने नहीं कहा था, किसी लीडर ने कहा था, तो वो उन्होंने जो है आप उनसे ही पूछेंगे किसने कहा था। लेकिन चले अगर नाम के ऊपर भी ठप्पा लगा रहे, इसमें मेरी नज़र में, क्योंकि वो जो बैलेट पेपर की जो कॉपी है जिसमें ठप्पा है वो सबसे पहले मैंने ही ट्वीट किया था 5 मिनट के अंदर ही, जैसे ही काउंटिंग खत्म हो गई थी, वो मैंने ही ट्वीट किया था और फिर सबने वो उठाया और उस फोटो को जो है पूरी मीडिया ने चलाया। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ठप्पा नाम के ऊपर भी लगाए वो रिजेक्ट नहीं होता है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब करार दिया जाएगा और इसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। इधर रुकिएगा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। तारड़ साहब, आप माशाल्लाह ऐवान में आए हैं, आप सेनेटर हैं, क्या ये वाकई बात दुरुस्त है कि नून लीग की क़यादत ने खुद अपने सेनेटर्स को कहा 7 को कि नाम के ऊपर ठप्पा लगाएं, और किसने कहा था ये? पराचा साहब, सबसे पहले तो मैं जो बात नबील गबोल साहब कर रहे थे वो कानूनी बात बता दूं, वो बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये वोट रिजेक्ट हो ही नहीं सकते। वह 26 साल वकालत में मैंने सैकड़ों केस किए हैं इलेक्शन मैटर्स के, आज तक ये रूलिंग नहीं आई। अगली बात रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। सुबह नाश्ते पे मीटिंग हुई जिस ओथ से पहले, और बताया गया कि आप लंच पे सारे इकट्ठे होंगे और उसके बाद हम इकट्ठे ऐवान में दाखिल होंगे और आपको तब तक बैलेट पेपर का सारा तरीकाकार समझा दिया जाएगा। आज आपने एक और वीडियो देखी होगी जिसमें सेक्रेटरी सेनेट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ जो कायदीन हैं वो वहां पे गए और उनसे वो सईद गनी साहब भी उसमें मौजूद थे, फारूक नाइक साहब भी खड़े थे, फारूक नाइक साहब खड़े थे। उन्होंने पूछा है उनसे। अब आप अगर दिखा सकते हैं टीवी पे जो एक बैलेट पेपर, मॉडल बैलेट पेपर निकला, बैलेट पेपर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ऊपर सादिक संजरानी अल्फाबेटिकली आए हैं, नीचे आए हैं यूसुफ रजा गिलानी, और उन दोनों को एक लाइन के जरिए बैलेट पेपर को 2 खानों में ऊपर और नीचे तकसीम कर दिया गया। जी। अब नामों के सामने अगर इस तरह लाइन खींची जाती और तो नामों के सामने सेपरेट बॉक्स बनाए जाते तो ये रूलिंग दुरुस्त होती। मैं सारा दिन पोलिंग में मौजूद रहा, बल्कि आप शायद रिकॉल करें, मैंने उठ के एतराज भी किया जब पहला वोट रिजेक्ट हो रहा था और फिर जब रूलिंग दी जा रही थी। तकलीफ इस बात की है कि 6 फुट ज़रब 4 फुट के 2 नुमाया पोस्टर्स लगे हुए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो काउंटर थे उनके सामने। तारड़ साहब, आप जो बात फरमा रहे हैं दुरुस्त है, लेकिन अब आज सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे कल के लिए, वो खुद भी पार्लियामेंटेरियन हैं, वो खुद भी सेनेटर हैं, वो कह रहे हैं कि ऐवान के अंदर होने वाली प्रोसीडिंग्स किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, और आइन के आर्टिकल 69 क्लॉज 2 की जो है वो रेफरेंस दिया जाता है कि जो कुछ पार्लियामेंट में मजलिस शुरू में होता है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। इज दैट सो? आप ये बताएं कि कितने इलेक्शंस हैं जो चैलेंज हुए हैं। अगली बात सुन लें, ऐवान के अंदर ही इलेक्शन हुआ सेनेट का, ऐवान के अंदर ही सदर का इलेक्शन होता है, ऐवान के अंदर ही मौजूदा सेनेट का इलेक्शन हुआ जिसकी पिटीशन खुद लेके गए पीटीआई, जिसमें उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को आप ना करें, नोटिफाई ना करें, खुदा ये कल की एक्टिविटी को आप सेनेट की प्रोसीडिंग समझते हैं या सिर्फ इलेक्शन का कंडक्ट समझते हैं? सर देखें, कल का एजेंडा क्या था? पार्ट 1 में था नो अदर बिजनेस एक्सेप्ट ओथ ऑफ द न्यू मेंबर। ठीक है सर। सेकंड, इसी वजह से उन्होंने कैमरास के ऊपर कोई रूलिंग नहीं दी। आप रिकॉल करें, उन्हें 10 दफा उठ के रजा रबानी साहब ने, फारूक नाइक साहब ने, इवन मैंने, सारे दोस्तों ने, हमने खड़े होके उन्हें कहा कि ये जो कैमरास लगा के जो वोट की सैंक्टिटी को तबाह करने की एक साजिश की गई थी वो बिल्कुल सही। कल हम बात कर रहे थे कि जो रिलीफ इन्हें सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला, जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, जो तरमीम पार्लियामान ने नहीं की, वो 2 मिस्त्री ला के उन्होंने करवा लिया काम अपना, वो पकड़े गए। खैर, बात यह है कि कल क्या पहला सेशन नो अदर बिजनेस, ठीक है, ओथ टेकिंग के अलावा, दूसरा सेशन में फिर लिखा
कि नो अदर बिजनेस एक्सेप्ट इलेक्शन, जब ये इलेक्शन की कार्रवाई शुरू हो रही थी। लेकिन आप चूंकि कानूनदान है, मैं सच्ची बात है, थोड़ी सी गाइडेंस सबके लिए, सदर ममलिकत ने बाकायदा ये सेशन समन किया अंडर दी क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो बाकायदा सेनेट का सेशन हो गया ना गुज़िश्ता रोज वाला। सेनेट का सेशन है। पराचा साहब, आप रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़े। रूल्स ऑफ बिजनेस में कल सेक्शन 9 और 10 के तहत इंतखाबात हुए जी, बिल्कुल, और उनमें कोई और बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हुआ। कल उठते उठते फिर चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं कोई रूलिंग नहीं दूंगा कैमरास की ऊपर। अच्छा, इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। मैं जरा फवाद चौधरी साहब की ओपिनियन ले लूं। फवाद चौधरी साहब, गुज़श्ता रोज मेरे शो में वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान आए थे और उन्होंने भी यही बात की कि 69 क्लॉज 2 के अंडर अदालत समाअत कर ही नहीं सकती। आज सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब भी यही कह रहे हैं। आप तो कानूनदान है, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो खैर जाहिर है कि वो आर्टिकल 184(3) में अगर उसको डील करना चाहे, लेकिन जाहिर है उससे पहले अगर यूसुफ गिलानी साहब खुद जाएंगे तो वो तो फिर हाई कोर्ट में जाएंगे। जाहिर है आर्टिकल 199 में चैलेंज करने का मतलब ये नहीं होता कि वो फाइल नहीं कर सकते। फाइल तो जाहिर है कि वो कर ही सकते हैं, लेकिन फिर पहले उनको बताना पड़ेगा कि कैसे जुरिसडिक्शन जो है वो कोर्ट्स की बनेगी। अच्छा, इधर रुकिए जरा, इधर रुकिए। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि कल तो सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सारा इलेक्शन करवाया, आज आपने ट्वीट किया, आपने फिर सारा मुद्दा इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया। नहीं, इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई नहीं की है, हमने सिर्फ ये कहा है देखिए जो भी रिजल्ट है, सच्ची बात यह है कि आम आदमी को इस सारे जो प्रोसेस है इसके ऊपर कोई एतबार नहीं रहा। और जिस तरीके से ये सारा प्रोसेस चला है उसमें जो हमारा एक इलेक्शन का और जमहूरियत का जो प्रोसेस है, जो अमल है, उससे पर एतमाद मजरूह हुआ। और ये सारा इस वजह से हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने जो उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो इक़दाम करें शफाफ इंतखाबात के, लेकिन चौर साहब बात यह है, इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हम कानून नहीं बना सकते, हम कानून पर अमल दरामद के पाबंद हैं। आप हुकूमत हैं, आप तरमीम करें 226 में, आर्टिकल 226 में 2/3 ले आए, फिर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ओपन करवा देगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे, हमने कहा कि आर्टिकल 226 का अप्लाई नहीं होता और सियासी जमातों को हक है कि वो ये वोट देख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आर्टिकल 200 आप ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वोट नहीं देख सकती और वो प्राइवेसी मेंटेन हो। लेकिन आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन को ये हक है कि वो टेक्नोलॉजी यूज करे और ऐसे इकदाम करे जिससे कि हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो। उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन गए, हमने उनकी तवज्जो इस नुक्ते की तरफ दिलाई कि सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि आप टेक्नोलॉजी यूज करें, आप इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए जो इक़दाम कह सकते हैं वो करें। और उसके लिए हमने उनको मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, जिसमें एक तजवीज़ ये थी कि आप QR कोड लगाएं अपने बैलेट पेपर में। चौधरी साहब, वजीर आजम साहब ने भी अपनी तकरीर में ये बात की थी, जिस पर ही इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम जो सारी प्रेस रिलीज आई थी, जिसका मैं पहले भी हवाला दे चुका हूं, आपने फिर उल्टा इलेक्शन कमीशन को दबा दिया था कि इलेक्शन कमीशन को दुख महसूस नहीं होना चाहिए, शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए। ये कहीं चौधरी साहब, ये कहीं जेलम के इतराफ रहने वाले चौधरियों की राजाओं के साथ जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई, वो इदारों तक तो आप नहीं पहुंचा रहे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। हमारे तो बहुत ही एहतराम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, और वो बड़े खानदानी आदमी हैं। बहुत मैं समझता हूँ कि उनका जाती एहतराम जो है उससे कोई दो राय नहीं है। हम तो एक जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंस्टीट्यूशन की, उसकी तरफ जो है वो उनकी तवज्जो दिलाई है। चले इधर रुकिएगा नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम मुल्क की सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं। इलेक्शन हो चुके, अब आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी तक लगता है आगे नहीं बढ़ सके। सरदार साहब,
यही नुक्ता मैं आपके सामने रखता हूं कि सियासत में कोई ठहराव आता, तसादुम खत्म होता, लेकिन अब नया आ गया कि मरियम नवाज शरीफ के हवाले से जो कोई थ्रेट की बात मियां नवाज शरीफ ने अपने उस वीडियो बयान में की, और उसके बाद फिर जवाबी बयानात का एक तूफान आया हुआ है। देखिए, अगर आप यानी कोई फोन आता है और फोन पे धमकियां दी जाती हैं, और अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा समझती हैं कि उनकी जान को खतरा है, और उनके वालिद ने अगर बयान दिया, पहले तो मैं उनके वालिद के इस बयान को मैं सपोर्ट इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि हमारे इदारों के सरबराहों के नाम नहीं लेने चाहिए। अगर आपको कहीं पे कोई एविडेंस है, अगर आप समझते हैं वो एविडेंस है, तो नवाज शरीफ साहब फिर एविडेंस के साथ उनका नाम ले सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे कल के इलेक्शन में मैंने पहले ही आपको कहा कि तासुर ये दिया गया था कि खलाई मखलूक जो है, या एस्टेब्लिशमेंट में साफ तौर पे कहूंगा कि वो जो है संजरानी को सपोर्ट कर रही है और वो उनका कैंडिडेट है, लेकिन कल पता चला वो उनका कोई रोल नहीं था, मेरी नजर में कोई रोल नहीं था। और मैंने यही कहा कि ये जो 7 वोट जाया हुए हैं हमारी अपनी गलतियों से हुए हैं, और ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर का बायस्ड होने की वजह से हुए हैं। लेकिन तो आज जो पिटीशन आ गई सरदार साहब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जमानत की मनसूखी के हवाले से, और उसमें ये बात लिखी हुई है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बताई, कोई रेलेवेंस है, कोई इनमें मैं इस पे आ रहा है पराचा साहब, मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखे, बात यह है कि अगर इसी तरह आप एक पार्टी के लीडरशिप को डराकर, धमकाकर और उनको फिर ये मना करें कि आप इस तरह के बयानात ना दें, या आप रैलीज ना निकालें, या आप उनको ब्लैकमेल करें, तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। क्योंकि आप एक तरफ आपने फ्री हैंड दिया हुआ है, एक तरफ जो है आपने उनको एक किस्म का लाइसेंस टू किल है गवर्नमेंट के पास, वो जो चाहे करे, जिसको चाहे ब्लैकमेल करे, नैब के जरिए उनको नोटिस भिजवाए। अब नैब देखे ना, नैब कोर्ट में गई है मरियम के बेल कैंसिल कराने के लिए, तो नैब को पार्टी नहीं बनना चाहिए और डिक्टेशन नहीं लेना चाहिए, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। बड़ी जबरदस्त आपने बात की। रुकिए, फवाद चौधरी साहब, मियां नवाज शरीफ के वीडियो बयान के हवाले से आज शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन जो हुकूमत के रद्द अमल है, फैसल वाडा ने कल बात की थी, आज मुराद सईद ने बात कर दी, फैसल वाडा ने डिटेल बात की, उन्होंने तो फिर सबको कॉन्शियस कर दिया। जिन्होंने नहीं भी सुना था वो भी ढूंढते रह गए कि कहाँ है वो वीडियो, क्या कहा है मियां नवाज शरीफ ने। ये नादान दोस्ती नहीं है? ये पहले तो खैर ये आपकी गलतफहमी है कि फैसल वाडा से पहले किसी को पता नहीं था, या सोशल मीडिया के ऊपर वो तो PMLN ने खुद ट्वीट किया हुआ था, और PMLN को बहुत लोग जो हैं जो उनकी पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, और उसके बाद फिर आप देखिए कि जो जावेद लतीफ ने जो बातें की वो भी उस बातें हुई। तो ये तो इस वक्त उनका जो PMLN का जो नैरेटिव है वो फैसल के कहने से तो नहीं होना, लेकिन उनकी अपने कहने से यकीनन उन्होंने एक ऐसी कंट्रोवर्सीज की तरफ जाना चाहते हैं, शायद वो अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बनना चाह रहे हैं इस वक्त ये सारे। इसके अलावा तो और कोई लॉजिक समझ नहीं आता। लेकिन ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जमानत की मनसूखी के हवाले से जो पिटीशन आई है, इसकी टाइमिंग भी तो बड़ी अजीब है ना? देखिए, टाइमिंग तो हर जब भी होगा तो यही बातें होंगी कि ये टाइमिंग, हमें असल बात यह है कि ये बड़ी खुशाइन बात है। देखिए प्राचा साहब, लोगों की जो मायूसी है ना वो दो है। एक तो ये है कि देखिए ये सारे जो लोग हैं, नवाज शरीफ एंड कंपनी, इनकी करप्शन के ऊपर तो मतलब दास्ताने हैं, और हमने तमाम अपनी कैंपेन इनकी करप्शन के ऊपर बनाई थी। अब लोग कहते हैं कि देखें आपने वोट लिए, आप हुकूमत में आए, और अभी तक ये लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो सका, ना ये पैसे देने को तैयार है, ना जेल काटने को तैयार है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन तकरीर में कहा कि मुसीबत यह है कि जुडिशरी या नैब हमारे मातहत अदारे नहीं है, तो हम उन्हें एक डायरेक्शन की तरफ ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो डायरेक्शन की रिक्वेस्ट ये थी कि आप बड़े केसेस को पकड़े। हर केस में ना आपके पास इतने वसाइल हैं, ना आपके पास ह्यूमन रिसोर्स इतना है, आप हर केस को नहीं कर सकते, बड़े केसेस को ले। और हम दोबारा ये भी मैं आपको बताऊं कि हम जेल भेजने में तो इंटरेस्टेड नहीं, ना मरियम बीबी को, ना नवाज शरीफ को, ना शहबाज शरीफ को। हम चाहते हैं वो हमारे पाकिस्तान के जो पैसे हैं वो वापस करें, ये कोई जाती पैसे तो है नहीं। चले इधर रुकिएगा तारड़ साहब, ये मियां जावेद लतीफ साहब का बयान आया, बड़ा तूफान आया हुआ है।
आखिर किससे खतरा है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, जिसकी तरफ जावेद लतीफ भी कह रहे हैं? पराचा साहब, अब तो कोई बातें ढकी छुपी नहीं है, और मेरे ख्याल में जो इस वक्त हम जिस स्टेट ऑफ अफेयर्स से गुजर रहे हैं, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट फेज मैं उसे कहूंगा, कोई बात ढकी छुपी रही नहीं है। आपने 2 दिन पहले एक बयान निकला, वो स्मैश कर देंगे, हो गया। अब नैब को इतनी परेशानी आई, आप प्लीज अगर कभी फुर्सत मिले तो वो पिटीशन वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा। चौधरी फवाद साहब खुद बड़े पाए के वकील हैं, और मेरी तो ख्वाहिश थी कि ये अपने लीगल प्रोफेशन की टॉप तक जाते, उनके नसीबों में सियासत की इंतहाएं को छूना था। ये खुद फौजदारी कानून को समझते हैं। ये पहली मनसूखी जमानत है जो मैंने अपने कैरियर में देखी है जिसमें जिस मुकदमे में उन्हें जमानत दी गई उसका कोई जिक्र नहीं है। कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ जमानत लेने के बाद आज होश आई है नैब को। अक्टूबर 2019 में यह बेल मिली थी, अब हम 2021 के मार्च में हैं। आज होश आई कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो कौमी इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करती हैं या उनके बारे में गैर मुनासिब रिमार्क्स देती हैं, इसलिए उनकी जमानत खारिज कर दी जाए। भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हर शहरी को हक है कि वो मुनासिब हदूद में रह के गुफ्तगू करे, और अगर उस इदारे को बुरा लगे, वो कोई इदारा भी हो सकता है, वो हमारा जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो अस्करी इदारा हो सकता है, वो हुकूमत हो सकती है, अगर विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ उन अदारों को कोई प्रॉब्लम है, वो समझते हैं कि ये बेजा तनकीद है, उनके पास आइन में और कानून में रेमेडीज मौजूद हैं। नैब तो ये ख्वाह किसी की बारात में नाचने वाली बात है। मेरे लिए तो बतौर वकील ये बड़ी तकलीफ दे पिटीशन। जिस केस में उनको जमानत मिली, जिस केस में जमानत मिली, वो केस तो नैब ही का था ना, तो नैब ही जाएगी जमानत मनसूख करने के लिए। नहीं, लेकिन प्राचा साहब, कॉमन सेंस की बात है। जमानत मनसूखी की 3-4 ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड नंबर 1 ये है कि आप अगर अदालत में पेश नहीं होते, वहां पे तलब होने के बावजूद शहादतें आ रही हैं, आप नहीं जा रहे। ये वो अनोखा केस है जिसमें 2.5 साल गुजर गए, अभी तक रेफरेंस फाइल नहीं किया गया। चौधरी साहब बड़े दुख का इजहार कर रहे थे कि अदालत उनके मतहत नहीं है, नैब तो उनके साथ पूरी तरह ठीक है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है। भाई, रेफरेंस तो फाइल करे वो। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूं कि उनपे ये इल्जाम नहीं लगा रहे कि वो गवाहों को धमका रही हैं, या वो रिकॉर्ड लेके भाग गई हैं, या वो अदालत के बुलाने पे अदालत में पेश नहीं होती क्योंकि वहां तो चालान ही नहीं दाखिल किया गया। नैब कहती है कि इस मुकदमे में उन्हें जमानत तो है, लेकिन मरियम बीबी रैलीज में आके तकरीरें करती हैं, और उन तकरीरों में वो मुर्दे इल्जाम ठहराती हैं हुकूमत वक्त को, और वो कौमी इदारों के बारे में गुफ्तगू करती है। अपने तर्ज की पहली कैंसिलेशन है। मुझे बतौर वकील ये कभी यकीन है कि इस पिटीशन में इन्हें नैब को कॉस्ट पड़ेगी, जुर्माना देना पड़ेगा हाईकोर्ट में। एक आपकी तस्सीह और कर दूं, हाईकोर्ट ने कोई तलब नहीं किया मरियम बीबी को 15 तारीख के लिए। 15 तारीख के लिए नैब का केस सरसरी समात के लिए फिक्स किया गया है, और जितना थोड़ा बहुत इल्म मुझे फौजदारी वकालत का, मेरा नहीं ख्याल इसमें नोटिस भी जारी हो, कॉस्ट पड़ेगी। इधर रुकिएगा, मुझे नादरीन ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं तारड़ साहब से ही शुरू करूंगा। 23 मार्च है, मार्च का महीना है, हम एक कौम एक मंजिल की तरफ बढ़े, ऐसा नहीं हो रहा, हम लड़े जा रहे हैं। और ये जिस केस की बात कर रहे हैं, मैं जरूर चाहूंगा अपने नाजरीन के लिए कि बताएं ये केस था क्या, जमानत कैसे हुई थी, और अब नैब की जो पिटीशन आई है, जाहिर है जजेज ने ही फैसला करना है, लेकिन प्रोस्पेक्ट्स जिनकी तरफ वो इशारा भी कर रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आदम नदीर तारड़ साहब, हम एक कौम एक मंजिल, 23 मार्च का महीना है, पाकिस्तान के लिए अहम महीना, लेकिन हम फिर भी लड़ रहे हैं आपस में। इसी पिटीशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, ये कौन सा केस था और जमानत किस बुनियाद पर मिली थी? देखिए, ये केस का नाम है चौधरी शुगर मिल्स केस, ठीक है। और इसमें नैब ने इल्जाम ये लगाया कि चौधरी शुगर मिल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए जो रकूम इस्तेमाल हुई, या जो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए सोर्सेज थे, वो पूरी तरह अकाउंट फॉर नहीं होते। और ये यूं समझ लीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक असासों का केस बनाया गया, जिसमें मरियम नवाज शरीफ को और इनके कजन हैं यूसुफ अब्बास शरीफ, उनको बेनामीदार उसमें ठहराया गया। ये मेरिट पे बेल हुई थी, ये 3 दिन आर्ग्यू हुई थी। मैंने खुद ये केस किया हुआ है, आप अगर इसकी ऑर्डर शीट देखें तो इसमें मैं लीड काउंसिल था। लाहौर हाई कोर्ट में तमाम हकायक को सामने रखने के बाद लाहौर हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि इसमें बादियुन नजर में
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है वो लागू नहीं होता, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस है 90 की दिहाई की और 2001 से लेके 8 तक, जबकि वैसे ही ये सारी फैमिली एग्जाइल में थी और उस वक्त तक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज पाकिस्तान में नहीं थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ के जो जिन अदवार की इनके जिम्मे लगाई जा रही है कि ये अबैटर और एडर हैं, कि इन्होंने वो आनत की है मियां साहब की ये असासे बनाने में, इनकी उम्र उस वक्त जो थी वो छोटी उम्र थी और ये डिपेंडेंट थी, इनका कोई ताल्लुक बादियों नजर में हो नहीं सकता। और तीसरी बात उन्होंने की कि वो एक खातून है और औरत को ना सिर्फ हमारा कानून बल्कि दुनिया जहान के महज़्ज़ब माशरों में प्री ट्रायल कंक्लूड होने से पहले जमानत का जो राइट है वो एज अ मैटर ऑफ कोर्स दे दिया जाता है। तो ये कोई 19 सफ़ात पे मुश्तमिल ऑर्डर है, ये रिपोर्टेड जजमेंट है जो कि PLD में शाया हुई। नैब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई लेकिन वहां पे वो कुछ नहीं बना उनका। अब देखिए ये सारा करने के बाद आज उन्हें होश आई है 23 मार्च मनाने के लिए उन्हें मरियम नवाज की जरूरत पड़ रही है कि वो चाहते हैं कि वो परेड ग्राउंड में, क्योंकि हाजिरी पूरी नहीं है तो मरियम नवाज साहिबा को नैब के जरिए हुक्म दिया जाए कि वो वहां पे जाए, तो खुदा खौफी करे। ये रेसिप्रोकल चीजें होती हैं। अगर आप यूनिलैटरली इस तरह के इकदाम करेंगे स्टेट ऑर्गन होते हुए, मुझे तो यकीन माने ये केस पढ़ने के बाद कोई शायबा बाकी नहीं रहा कि नैब किसके इशारों पे काम करती है। ये शर्मनाक है। इधर रुकिएगा फवाद चौधरी साहब, मैं मार्च के महीने के हवाले से बात कर रहा हूं, एक कौम एक मंजिल की मैं बात कर रहा हूं। ये जो कुछ हो रहा है तसादम की सूरत हाल है मुल्क की सियासत में, सेनेट के इलेक्शन हो गए, हम किसी डायरेक्शन में जा तो सकते हैं ना, हम कोई रिफॉर्म कर लें, हम कोई मिल बैठ कर बात कर लें, आप हुकूमत हैं, कोई इनिशिएटिव लिया जा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि मरियम के पापा और बिलावल के पापा से आगे निकला जाए। ये दोनों अपनी सियासी जो उम्र है वो पूरी कर चुके हैं और उनका सियासत में मुस्तकबिल नहीं है। अब इनकी सियासी जमातें जो हैं वो इस बात के ऊपर आके खड़ी हो गई हैं कि वो उनके केसेस लड़ रही हैं। अब मुझे बताइए कि जो लोग इनके MLAs हैं उनको क्या पड़ी हुई है कि वो इनके केसेस के लिए खड़े हैं। और जिस तरह मैंने ये कहा, पार्टीज के अंदर दबाव होना चाहिए कि जो आपके ऊपर एलिगेशन है उसका जवाब आपको। लेकिन चौधरी साहब बात ये है, जो कुछ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ, इससे तो रवैये और सख्त होंगे। PDM का परसों इजलास है, वो भी सख्त रद्द-ए-अमल दे देंगे। नहीं जी, वो बात यह है कि तलखियां तो सिर्फ इस एक बात पे बढ़ रही हैं कि वो कहते हैं कि ये केसेस जो हैं हमारे खत्म करें, और तो कोई झगड़ा ही नहीं। अब ये केसेस है कि हम कैसे खत्म कर सकते हैं? या तो आप बताएं कि मीडिया में इधर ये मुतालबा है कि ये केसेस खत्म कर दें। अब वो केसेस हैं, उन केसेस को उन्होंने डील करना है। ये हम तो कह रहे हैं कि हम तो ये रिलैक्सेशन देते हैं कि आप प्ली बार्गेन के लिए जाए, हम अपोज नहीं करेंगे। चलें इधर रुकिएगा। सरदार साहब, सियासी तसादुम से बचने के लिए क्या किया जाए? मसलन ये कह रहे हैं कि पापा बचाने के लिए सारी जद्दोजहद हो रही है। फवाद को मैं यही कहूंगा, है ना, कोशिश करता है और यहाँ पर तो हमने पार्टी बाप की बना ली है, जिसकी वजह से आप सेनेट भी जीत गए और जिसके वजह से आपकी जो है हुकूमत कड़ी है। मैं समझता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सारी जद्दोजहद जो है वो करप्शन को छुपाने के लिए, अपने आप को NRO दिलाने के लिए, तो शायद ये बात आपको भी पता है कि इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद के सेनेट की सीट हारे थे कौमी असेंबली से, तो उस वक्त उन्होंने मशावरत में एक ये भी पॉइंट जिक्र किया था कि वो इस्तीफा दे दे और फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए, जिस पर काफी दोस्तों ने फिर उनको मना किया कि नहीं आप ये ना करें और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो वो खुद समझते हैं कि इस तरह के इलेक्शन जीतने से या चेयरमैन सेनेट के जीतने से जो है उनकी हुकूमत मजबूत नहीं हुई है। अगर पीपल्स पार्टी वाले चोर डाकू हैं, मुस्लिम लीग नून वाले चोर डाकू हैं, तो आप जो ये महंगाई लेकर आए हो, महंगाई का तूफान है, जो लोग परेशान हैं, जो लोग हाथ उठा के बदुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदा के लिए इस हुकूमत से हमारी जान छुड़ाए, आप उनको तो पहले राजी करें। आप एक साइड पे हमारी चोरी डकैती को आप एक साइड पे रखें, आप लोगों को जो फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं, लैक ऑफ गवर्नेंस है, महंगाई का जो तूफान है, उस पर काबू कर ले, तो हम कहेंगे ठीक है जी, हम चोर है, आप फरिश्ते हैं, हम आपको मान लेंगे। मैंने तो एक बड़े मामूली बात की थी, मैंने कहा ये 16 लोग जिन्होंने आपको वोट नहीं दिए थे इस्लामाबाद के सेनेट सीट के ऊपर, जिनके लिए खुद इमरान खान ने कहा था कि ये पार्टी के गद्दार है, इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान को कि इन 16 लोगों को
पार्टी से निकाले। मैं इमरान खान को दोनों हाथों से सलूट करूंगा, लेकिन वो कभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि इन 16 लोगों को निकालने से हुकूमत गिर जाएगी। तो जो बात है मसलन पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारी, पीपल्स पार्टी में सख्त रद्द अमल है, JUI के अब्दुल गफूर हैदरी साहब हारे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उनकी जमानत मनसूखी का ये पिटीशन आई और समात के लिए मुकर्रर हो गई। दोनों इवेंट्स, PTM का इजलास भी और समात भी, इनकी जमानत की मनसूखी वो परसों 15 को है। तो इससे तो जज्बात और भड़केंगे, रद्द अमल और सख्त आएगा। ये हुकूमत को इल्म नहीं है इस चीज का? हुकूमत को इल्म होना चाहिए ना। देखिए यही तो मैं बात राजा साहब बता रहा हूं कि हुकूमत को ये इल्म तो है कि पब्लिक जो है इस वक्त आवाम जो है हुकूमत के सख्त खिलाफ है। अगर आज मैं समझता हूं कि मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो हुकूमत जानती है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकती है। और आप देख लेना कि जो कराची में इलेक्शन होने जा रहा है NA 249 का, उसका रिजल्ट आप देख लेना। जितने बाई इलेक्शन है दस्का में भी होना है। मैं उसी में आ रहा हूं कि जो अपने घर की सीट जो नौशहरा वाली हार गए, आप देखें बाई इलेक्शंस में इन्होंने सिर्फ 1 सीट जीता और 9 सीट हारे। तो लोगों का जो फीलिंग्स है वो खुद फवाद भी उसको कभी भी डिनाई नहीं करेगा कि लोग इस महंगाई की वजह से बड़े परेशान हैं और लोग कभी भी अब समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है PTI को वोट देने में। मैं समझता हूं अल्लाह इमरान खान को लंबी जिंदगी दे। इमरान खान के बाद इस PTI का क्या होगा और जो PTI के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनका क्या होगा? तो मैं समझता हूं कि अब आगे आदमी फ्यूचर के बारे में सोचे। बहुत शुक्रिया सरदार नबील गबोल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, आपने वक्त निकाला। जनाब सेनेटर आदम नज़ीर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, ख्वाहिश तो यही है कि 23 ये मार्च का महीना है, 23 मार्च यौम पाकिस्तान है और इस महीने में जो एक थीम है, जो एक हमारा नारा है कि एक कौम एक मंजिल की तरफ हम बढ़ें, काश ऐसा हो सके कि हम इकट्ठे आगे बढ़ें। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।